गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दिस क्लास। पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की संघात्मक लक्षणों का अध्ययन किया था। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक है, परंतु फिर भी कुछ विद्वान उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी भारतीय संविधान को पूर्णतः संघीय संविधान मानने को तैयार नहीं है। निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में संघात्मक सरकार की नहीं वरन एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है। नंबर 1, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। भारत के संविधान में शासन की सभी शक्तियों का विभाजन किया गया है। सारी शक्तियों को 3 सूचियों यथा संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में बांटा गया है। संघीय सूची में अंकित सभी महत्वपूर्ण 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार का है। राज्य सूची में वर्णित 61 विषयों पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। संवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु यदि किसी विषय पर केंद्र तथा राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून लागू होगा, राज्य का नहीं। यही नहीं वरन यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास करके राज्य सूची में अंकित किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे यही स्पष्ट होता है कि शक्तियों का विभाजन राज्यों के पक्ष में नहीं वरन केंद्र के पक्ष में है। सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान का आपातकाल में एकात्मक बन जाना। सामान्य रूप में संघात्मक संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है, परंतु भारत के संविधान की अद्भुत विशेषता यह है कि संविधान में संशोधन किए बिना ही उसे एकात्मक रूप दिया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा होने की अवस्था में राज्यों की स्वाधीनता को समाप्त किया जा सकता है तथा राज्य सरकारों को भंग भी किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप संविधान में संशोधन किए बिना ही एकात्मक रूप धारण कर सकता है। राज्यपाल का पद। भारत में राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है। राज्य का सारा प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है, परंतु राज्यपाल केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ही नहीं किया जाता वरन उसे अपने पद से हटाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि अथवा एजेंट के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में संघात्मक नहीं वरन एकात्मक सरकार है। फोर्थ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में राष्ट्रपति की संकट काल की शक्तियों की व्यवस्था की गई है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 तथा 360 के अंतर्गत युद्ध, विदेशी आक्रमण, राज्य में सशस्त्र विद्रोह तथा देश में वित्तीय संकट की घोषणा करता है तो सारे देश की प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है संवैधानिक संशोधन में केंद्र की भूमिका। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन प्रस्ताव राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सभी महत्वपूर्ण संशोधन केंद्रीय संसद ही कर सकती है। यद्यपि कुछ संशोधन राज्यों की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं,
परंतु इस अवस्था में भी सभी राज्यों की नहीं वरन केवल आधे राज्यों की स्वीकृति ही पर्याप्त है। भारत के संविधान का केवल 5% भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए राज्यों को अपनी भूमिका निभाने का अधिकार प्राप्त है। अतः भारत का संविधान संघात्मक नहीं वरन एकात्मक है। 6 पॉइंट राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं। विश्व के अनेक संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों यथा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ में राज्यों को अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु भारत में केवल एक ही संविधान है जिसके अंतर्गत सारे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। सभी राज्य इस संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। 7 पॉइंट इकहरी नागरिकता। जिन देशों में एकात्मक सरकारों यथा चीन, जापान, इंग्लैंड में स्थापना की गई है उनमें सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, परंतु इसके विपरीत अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसी संघीय राज्यों में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उसे उस राज्य के साथ साथ देश की नागरिकता भी प्राप्त होती है। भारत में नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में संघात्मक नहीं वरन एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है। 8 पॉइंट राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। भारत में संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संसद राज्य के किसी एक भाग को दूसरे राज्य के साथ मिला सकती है। एक राज्य का विभाजन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। 8 पॉइंट 9 पॉइंट राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में उच्च सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिका में सभी 50 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सभी राज्य देश के उच्च सदन सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजता है। राज्य की जनसंख्या कम अथवा अधिक, आर्थिक रूप से विकसित है अथवा कम विकसित है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो छोटे राज्यों के कम प्रतिनिधि राज्यसभा में पहुंचते हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि भारत में एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है। 10 पॉइंट केंद्रीय प्रशासित इकाइयाँ। भारत की केंद्रीय प्रशासित इकाइयाँ अपने सभी कार्यों के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। इन इकाइयों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाता है। 11 पॉइंट राज्यों की वित्तीय निर्भरता। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों में केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य अपने आर्थिक विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करते हैं। वित्तीय संबंधों की पुनः व्यवस्था के लिए जिस वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है वह नियुक्ति भी केंद्र द्वारा की जाती है। विदेशों के साथ आर्थिक संधि तथा समझौते करने का अधिकार भी केंद्र को प्राप्त है। विदेशों से कर्ज लेने का अधिकार भी केंद्र को प्राप्त है। वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की केंद्र पर निर्भरता संविधान के एकात्मकता की ओर झुकाव को व्यक्त करती है। 12 पॉइंट केंद्रीकृत नियोजन। पूरे देश में योजनाओं के निर्माण का उत्तरदायित्व योजना आयोग का होता है। सर्वप्रथम 1950 में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र द्वारा की जाती है। योजना आयोग की कार्यप्रणाली में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। 13 पॉइंट एकल एकीकृत न्यायपालिका। भारत में दोहरे शासन के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। देश में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। राज्यों में उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों तथा अनेक निम्न न्यायालयों की स्थापना की गई है। देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध देश में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। एकल न्याय प्रणाली भी एकात्मक राज्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। 14 पॉइंट कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं, राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात वे कानून बन जाते हैं, परंतु राज्यपाल स्वीकृति देने से इनकार करने के स्थान पर किसी भी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। कौन सा बिल राष्ट्रपति के पास भेजना है, इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के पास जो बिल भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे विधेयकों के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की जा सकती। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में एकात्मक सरकार है। 15 पॉइंट अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण। अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित विषयों को राष्ट्रपति के निरीक्षण में रखा गया है। इन वर्गों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए राष्ट्रपति एक आयोग भी नियुक्त कर सकता है तथा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों को इन वर्गों के कल्याण के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। 16 पॉइंट सशस्त्र बलों पर केंद्र का नियंत्रण। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, परंतु सशस्त्र बलों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। प्राय केंद्र सरकार इनके प्रयोग द्वारा राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करती है। 17 पॉइंट अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण है। यद्यपि इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, भारत में इन सेवाओं की भर्ती तथा योग्यताएं केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में सभी निर्णय किए जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत वास्तव में भारत की विशेष परिस्थितियों के अनुसार एक अनोखा संघवाद है। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान देने वालों के खून की नदियां नजर आ रही थी तथा दूसरी ओर अलग अलग जातियों, वर्गों, धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों तथा अन्य अनेक विभिन्नताएं भी दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके समक्ष अनेक विकट समस्याएं थी। ऐसे देश के लिए उन्होंने एक अनोखी किस्म के संघवाद की व्यवस्था की, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्नता के साथ एकता स्थापित करना तथा लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को बनाए रखना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं ग्रहण की जो आलोचकों को संघवाद की उल्लंघना प्रतीत होती हैं। इस तथ्य में भी कोई संदेह नहीं कि संविधान में अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। राज्य सरकारें केंद्र की दया दृष्टि पर निर्भर रहती हुई दिखाई देती हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए तथा संविधान में संशोधन किए जाएं जिससे राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम हो सके। अंततः ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत में न तो पूर्ण संघात्मक सरकार है तथा न ही पूर्ण एकात्मक, वरन दोनों का मिला जुला स्वरूप है।